हेलो। हाँ, तो प्यारे साथियों एवं अजीज दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। जैसा कि आपको बता दें, अभी तक हम लोग विज्ञान को स्टार्ट किए हैं, जिसमें बहुत सारे अध्याय को पढ़ने का काम किए हैं, जिसमें अध्याय के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक रसायन शास्त्र के और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोग आसान शब्दों में सीखने का काम किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो को देखे होइएगा और समझने का काम किए होइएगा। और कल के क्लास में हम लोगों ने साइंस की दूसरी शाखा यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान का प्रारंभ किए थे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ने का काम किए थे और तमाम टॉपिक को हम लोग आसान शब्दों में सीखने का भी काम किए थे। हर एक शब्द को हम लोग अपने दैनिक जीवन से जोड़कर रिलेट करके सीखने का काम किए थे, जो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बना रहेगा अगर उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर देखते हैं तब। इसी प्रकार जैसे ही अब जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय जो है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जैसे ये खत्म होगा फिर इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। इस तरीके से हमारा साइंस का टॉपिक चलता रहेगा और मैट्रिक का एग्जाम जो 2026 में होगा, आई होप वहां तक हर एक टॉपिक का विश्लेषण और संश्लेषण हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसके माध्यम से हमारा मैट्रिक का परीक्षा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो आइए हम लोग फिर से आज से स्टिच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं और पढ़ने का काम करते हैं जीव विज्ञान का अध्याय 1, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़े थे और आज जो हमारा क्लास है उसके आगे देखते हैं क्या है। चलिए आइए मित्रों, जैसा कि जानते हैं हर एक काम को प्रारंभ करने से पहले अपने ईश्वर को याद करते हैं हम लोग। हे ईश्वर, आप जहां कहीं भी हो, आप अपना दया दृष्टि हम पे बनाए रखें, ताकि जिस कार्य को हम लोग कर रहे हैं वो कार्य हमारा बेहतर नहीं बेहतरीन हो। तो इसके लिए हमें प्रयास भी करना है। तो चलिए आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा मैट्रिक का जो एग्जाम है वो एक बेहतर हो, जिससे हमारा अंक बेहतरीन प्राप्त हो। ये रहा आपका टॉपिक। आइए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है। कल हम लोग बहुत सारे शब्दों को पढ़ने का काम किया था, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे होता है, कैसे प्रकाश संश्लेषण या पेड़ पौधा अपने भोजन का निर्माण करने के लिए, अपने भोजन को बनाने के लिए कैसे वो जो है और अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, तब जाके वो अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये भी बात हम लोग सीखे थे कल कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा पौधों के पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में ही होता है। और फिर ये भी बात जाने थे हम लोग कि जो पौधा का पत्ती होता है, उस पत्ती में जो भोजन का निर्माण होता है तो वहाँ फ्लोएम होता है और उस निर्माण हुए भोजन को पौधों के अन्य भागों में, अन्य टहनियों, शाखा में ले जाने का काम करता है। ये तमाम बात हम लोग पहले की क्लास में सीख चुके हैं। आज हम लोग, अगर आपका पिछला प्रत्येक टॉपिक अगर आप ध्यान से सुने हुएगा तो आज का टॉपिक खत्म करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि तमाम शब्द वहीं से जुड़ा हुआ है जो आपको प्रथम क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तमाम शब्दों के बारे में क्या है, नहीं है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हाँ, हर एक समझ आपका उसके अंदर डेवलप हुआ होगा। उसी समझ के आधार पे हम लोग आएगा टॉपिक भी एकदम आसान शब्दों में सीखने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहने का मतलब ये हुआ, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। ये जो पत्ती है उसको प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो सिंपल जवाब है मित्रों, आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं अगर आप कल का क्लास ज्वाइन किए होइएगा तब। कल हम लोग पढ़ने का काम किया था प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, और बताए थे कि वहां से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी निर्माण होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान पौधा पत्तियों में किस चीज का निर्माण करता है। तो उसका उत्तर क्या होगा? ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज का अनुसूत्र आप लोगों को हम बोले थे, याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6
H12O6, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का क्या होता है, अनुसूत्र होता है। यही ग्लूकोज पौधों के पत्तियों में निर्माण होता है। फिर ये भी बात हम लोग सीखने का काम किए थे कि पौधा जो है उसका रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि पौधे में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसी क्लोरोफिल के वजह से पौधा जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण कर पाता है, और उस निर्माण हुए भोजन से पौधा अनेक कार्यों में उसका इस्तेमाल करता है, जैसे श्वसन प्रक्रिया हो, फल हो, फूल हो, इन तमाम चीज के निर्माण में पौधा जो है उस भोजन का यूज करता है। जिस प्रकार हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन तमाम ऊर्जा को हम लोग अपने दिन भर के कई तरह के फिजिकल एक्टिविटी जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, बोलना, पढ़ना, हंसना, रोना, धोना, इन तमाम चीज में हम लोग जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से, उसका खर्चा करते हैं। जैसे हम लोग पैसा कमा के अन्य वस्तुओं को खरीदने में पैसा खर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, उन ऊर्जा का उपयोग हम लोग इन्हीं सब फिजिकल एक्टिविटी में करते हैं। अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, हम भोजन किए, उस जो हमको ऊर्जा मिला, वो ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, पढ़ाने में कर रहे हैं, बोलने में कर रहे हैं, सांस लेने में कर रहे हैं, देखने में कर रहे हैं, और आप लोग भी देखने का काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से आप ऊर्जा प्राप्त किए हुएगा ना भोजन से, तो उस ऊर्जा का उपयोग जैसे हम लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधा भी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विभिन्न कार्यों में करने का काम करता है। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, तो कहा, देखिए ध्यान से, क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल उम्मीद करते हैं कि आपके लिए नया शब्द नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले के क्लास में क्लोरोफिल के बारे में जान चुके थे। क्लोरोफिल क्या होता है, क्या इसका काम है, इस तमाम चीज को हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे। तो क्लोरोफिल उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए नया शब्द नहीं होगा। कह रहा है पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज ग्रीन, द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज ग्रीन। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जो हमारी सनलाइट होती है, सूरज की किरणें होती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो क्लोरोफिल करता है। और वो क्लोरोफिल मौजूद कहाँ होता है, पत्ती में होता है। कहाँ होता है, पत्ती में होता है। इसी कारण पत्तियां भोजन का निर्माण कर पाती है। अगर पत्ती में क्लोरोफिल ना हो तो पत्तियां, पौधा का जो लिप्स होता है, वो भोजन का निर्माण भी नहीं कर पाएगा। अगर पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद ना हो तो हमारा पौधा भोजन का निर्माण भी नहीं कर पाएगा। तो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, इसीलिए पत्ती को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, इसीलिए पत्ती को पौधों का क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसी कारण पत्तियां भोजन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य करती है, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी अंग यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, पत्ती को पत्तियां पत्तियां को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीव्स। लिव्स। इस पत्तिया को, पौधों का पत्ती, पौधों का, पौधे का पत्तिया, पौधे का पत्तिया को हम लोग क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर। पौधों का रसोई घर, या दूसरा इसको हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट। तीसरा फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट।
फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इन तमाम नाम से हम पत्तियों को जानने का काम करते हैं। पौधों का रसोई घर पूछिए, 1 नंबर। यहां से आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा कि पौधों का पत्तियां को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो पौधों के रसोई घर के नाम से, पौधों के रसोई घर के नाम से, किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और पौधों का जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, फूड, जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है, लिप्स में बनता है। कहाँ बनता है, लिप्स में बनता है। कहाँ बनता है, लिप्स में बनता है। और जब फूड जो है लिप्स में बन जाता है तो उसको ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो यहाँ से आपका 4-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है तैयार हो रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ आपका कम से कम 4 से 5 पूछ देगा परीक्षा में कि पौधों के पत्तियों का रसोई घर किसे कहा, सॉरी, पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, या किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है। पौधों के पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। फॉसे फूड, फॉसे फ्लोएम। फिर पौधों के जड़ में जो जल होता है उस जल को ले जाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। ज से जल, ज से जाइलम। ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, एक बार आप लोगों को हम रिकॉल करवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की संभावना है। तो ये सब समझ में आ गया। तो अब देखिए, पौधों का पत्तियां, पौधों का रसोई घर, किचन ऑफ द प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट और फ्लोएम, ये सब चीज के बारे में हम लोग जान गए। इतना टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो कम से कम 4 से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग अवश्य हल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण में कोई समस्या नहीं होगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ग्लूकोज का, हम बार बार बोल रहे हैं, ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, C6H12O6। यही ग्लूकोज होता है जिसका निर्माण पौधे अपने पत्तियों में करता है। पौधे अपने पत्तियों में इसी ग्लूकोज का निर्माण करता है और प्लस में हमें क्या देता है, O2 देता है। इस O2 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई समस्या हो इस टॉपिक में, समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर आपके समस्या को समाधान भी किया जाएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करके एक वीडियो और बना दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी टॉपिक में समझने में परेशानी हो तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, बिल्कुल अपना टॉपिक, बिल्कुल अपना टॉपिक। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो बताइए, भोजन के पाचन से हम लोग क्या समझते हैं। ऐसा तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है, कोई ऐसा विद्यार्थी या मित्र है जो अब तक भोजन के बारे में नहीं जानते हैं, है क्या, बताइए। भोजन जो हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं और उसका जो पाचन होता है उसी को कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना है। उसी को कुछ शब्दों के माध्यम से क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भोजन में क्या क्या अवेलेबल होता है, भोजन में क्या क्या अवेलेबल होता है। जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसी सब टॉपिक से बहुत, अगर वो टॉपिक आपका क्लियर होगा तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जाने थे भोजन में पोषक तत्व, भोजन में पोषक तत्व सीखने का काम किए थे पिछले क्लास में। क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है। क्या होता है, खनिज होता है। ये 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं भोजन को, जो हमारा शरीर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये 5 मुख्य चीज होता है जो हमारा शरीर जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसी के आधार पे हमारा शरीर के अन्य अंगों का भी क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर इस चीज का निर्माण, इस चीज का प्राप्ति अगर हमें ना हो तो हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। किसका शिकार हो सकते हैं, कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। और हमारा शारीरिक जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा उसमें क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा, प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। इसलिए इन 5 मुख्य पोषक तत्वों को लेना आहार के माध्यम से, किसके माध्यम से, आहार के माध्यम से बहुत अति आवश्यक है।
तो भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? हम जो खाना ग्रहण करते हैं, चावल दाल सब्जी रोटी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, उसको जो ग्रहण करते हैं तो वो पचता है। तो कैसे पचता है, कैसे उसका उत्सर्जन होता है, कैसे उसका अवशोषण होता है, कैसे चावल दाल खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिल जाता है, उसी सब चीज के बारे में हम यहाँ पर जानने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है भोजन के पाचन से तात्पर्य है, भोजन के पाचन से तात्पर्य है, कहने का मतलब हुआ कि भोजन के पाचन का कहने का मतलब क्या है, भोजन को उसके सरल घुलनशील घटकों में तोड़ना ताकि शरीर उसे अवशोषित और उपयोग कर सके। हम जो कुछ भी भोजन में ग्रहण करते हैं चावल दाल सब्जी के माध्यम से, तो उनमें जो पोषक तत्व होता है उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हमारा शरीर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी हमारे शरीर को अच्छा अच्छा चीज लगता है उसमें से पोषक तत्व जो भी होता है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उससे हमारा शरीर इन तमाम चीज को, ये पोषक तत्व जो आपको दिख रहा है, इस सभी पोषक तत्व को हमारा शरीर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और बाकी जो बच जाता है उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में, कचरा के रूप में हमारा शरीर उत्सर्जन करने का काम करता है, उत्सर्जित करने का काम करता है, जिसको मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से हमारा शरीर से बाहर त्यागने का काम करता है। पाचन में यही होता है, हमारे शरीर जो होता है भोजन में से 5 मुख्य पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और उससे जो ऊर्जा मिलता है उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल हम लोग विभिन्न काम में करते हैं, बोलने में, हंसने में, पढ़ने में, दौड़ने में, इन तमाम में उस इससे जो ऊर्जा मिलता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कल बताए थे कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन जो है हमारे शरीर के मसल्स को बनाने का काम करता है, प्रोटीन हमारे शरीर के मसल्स को, बॉडी बिल्डर सब जो होते हैं जो जिम करते हैं वो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनका मसल्स को डेवलप करना होता है, मसल्स को डेवलप करना होता है, इसलिए प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। वसा, जब हम खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, उस समय हम लोग को शरीर को एनर्जी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन अगर भूखे रह जाएं तो हम लोग मर जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं है मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है उसमें से एक पोषक तत्व ऐसा है जिसको हम वसा बोलते हैं। जब एनर्जी नहीं रहता है तो उस समय वसा जो है एनर्जी देने का काम करता है। विटामिन, विटामिन हमको एनर्जी नहीं देता है, विटामिन हमको एनर्जी नहीं देता है, लेकिन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को, बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता को क्या करता है, बनाए रखता है। इसलिए विटामिन भी जरूरी है। विटामिन की कमी होगा तो बहुत सारे बीमारी भी उत्पन्न होता है, इसलिए विटामिन भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद है खनिज लवण, जो इस तमाम चीज, ये 5 मुख्य पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अहम योगदान है। इसी की वजह से हमारा एक शरीर का संरचना का निर्माण हो पाता है। अगर इसमें कमी होगा मतलब हमारे शरीर में कमी होगा, हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा। देखते होइएगा बहुत सारा बच्चा होता है जो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसका प्रॉपर ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिस रेशियो से होना चाहिए उस रेशियो से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, पैर पतला रहता है, पेट पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है, ये सब विकार उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग कुपोषण बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। तो ये इसी की वजह से होता है संतुलित आहार का न लेना, संतुलित आहार का न लेना। संतुलित आहार का मतलब जिसमें 5 पोषक तत्व उपस्थित हो, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके लिए हमको बैलेंस डाइट फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? बैलेंस डाइट फॉलो करना होगा। बैलेंस डाइट को फॉलो करना होगा। जब बैलेंस डाइट फॉलो हो जाएगा तो यानी कि संतुलित आहार, क्या हो गया, संतुलित आहार, संतुलित आहार, ये अगर हम लेंगे तो हम कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। फिर से एक बार देखिएगा मेरे मित्रों, भोजन के पाचन से तात्पर्य, भोजन के पाचन से तात्पर्य है भोजन को उसके सरल घुलनशील, सरल भोजन का जो जटिल अणु होता है उसको सरल अणु में तोड़ के इस चीज को प्राप्त करना, इस चीज को, पोषक तत्व को प्राप्त करना, हाँ, ताकि शरीर से उसे अवशोषित और उपयोग कर सके। उदाहरण कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा, फैटी अम्ल, ग्लिसरॉल, ये सब उदाहरण है जो हमारे भोजन से मिलता है। और इस तमाम चीज का इस्तेमाल हमारा शरीर अनेक प्रकार के काम में करने का काम करता है। बताइए मित्रों, इसमें अगर कोई समस्या है, अभी तक जो कुछ भी आपको बताए हैं इसमें कोई समस्या है
तो जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसा कि आप फिगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा किस चीज का फोटो है, पाचन तंत्र का फोटो है। किसका फोटो है, पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का फोटो है। भोजन जो है हम लोग इसी मुख से ग्रहण करते हैं, फिर भोजन हमारा कहाँ आता है, इस अमाशय में आता है। किस आता है, अमाशय में आता है। ये जो अमाशय आपको दिख रहा है, इसी अमाशय में भोजन आता है। फिर अमाशय की दीवार से सब जो दीवार आपको दिख रहा है, इससे बहुत सारा एंजाइम, HCl, तमाम चीज निकलने का कार्य करता है और इस भोजन में मिल जाता है, भोजन में मिल जाता है। और 3 से 4 घंटा ही भोजन यहाँ रहता है। ये जो अमाशय को दिख रहा है, इस अमाशय में 3 से 4 घंटा ही भोजन रहता है। फिर उसके बाद जो है भोजन कहाँ चला आता है, छोटी आंत में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में फिर भोजन का पाचन होता है। हाँ, फिर बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन अंतिम रूप से होता है। यहाँ पानी तक का भी अवशोषण हो जाता है। उसके बाद मल के रूप में हमारा शरीर कचरा को शरीर से बाहर, यानी कि इस माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है हमें 3 से 4 घंटे के अंतराल पे कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। 3 से 4 घंटे के अंतराल पे हमें कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। क्यों मित्रों? क्योंकि अगर आप 3 से 4 घंटा के अंतराल पे नहीं खाइएगा, तो अभी आपको हम बताए हैं ये जो अमाशय में भोजन आता है, तो यहाँ कितना देर, मुश्किल से 3 से 4 घंटा, मुश्किल से 3 से 4 घंटा ही भोजन ठहरता है। अब जैसे ही 3 से 4 घंटा यहाँ भोजन रहेगा, तो उसका पाचन होते रहता है। और जैसे ही भोजन यहाँ से खसक के छोटी आंत में आ जाता है, तो छोटी आंत में आ जाता है, तो अमाशय हमारा खाली हो जाता है। अमाशय हमारा खाली हो जाता है। और खाली हो जाने के बाद ऐसा नहीं है, इसमें कोई बटन नहीं लगा है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं तो यहाँ से बटन दबा देते हैं तो एंजाइम और HCl जो भी पाचक रस है वहां पर निकलना बंद हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं है। और इसी अमाशय में पाया जाता है कौन, सबसे खतरनाक एसिड, HCl। ये HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है। भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है। और अमाशय में अम्लीय माध्यम में भोजन को पचाने का भी काम करता है। तो HCl का बहुत अहम योगदान है। तो 3 से 4 घंटे के बाद अमाशय हमारा खाली हो जाता है। तो अमाशय जब हमारा खाली हो जाता है, तो वहां पे कुछ नहीं रहता है। तो जो एंजाइम होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो हमारे अमाशय की दीवार को ही पचाना शुरू कर देता है। वो हमारे अमाशय की जो आंतरिक दीवार दिख रहा है, इसी दीवार को पचाने का काम शुरू कर देता है, जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? पेप्टिक अल्सर हो जाता होगा। आप लोग गांव घर में सुनते होइएगा, ये जो पेप्टिक अल्सर है, अमाशय में घाव होना, हाँ, ये सब महिलाएं में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है बहुत फास्टिंग करती है। महिलाएं जो है बहुत फास्टिंग करती है। बहुत फास्टिंग करने के चक्कर में उनका अमाशय खाली रहता है और जो एसिड सब निकलता है वो अमाशय को पचाना शुरू कर देता है, जो घाव का रूप ले लेता है। और उसी घाव के रूप को हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, या अल्सर के नाम से भी जानने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए आप लोग कम से कम 3 से 4 घंटे के अंतराल पे कुछ न कुछ जो है अपने अमाशय में डालते रहिएगा, खाते रहिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको गैस का समस्या होगा, तरह तरह का समस्या उत्पन्न होगा। पहले आपको बताए हैं, अगर 10th का बायोलॉजी आप पढ़ लेते हैं तो छोटा मोटा प्रॉब्लम आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, खुद खत्म कर सकते हैं। इसलिए 10th का बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ने का काम कीजिए, ठीक है? तो ज्यादा तक भूखे रहना है नहीं रहना है। ज्यादा तक भूख रहिएगा तो अल्सर का शिकार बन जाइएगा, ठीक है? फिर डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन करेगा, फिर लगाएगा लंबा चौड़ा फीस, लंबा चौड़ा बिल। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए मित्रों, अच्छा बताइए आप लोग, सही जो भी वीडियो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसको देखने का काम करते हैं ना विद्यार्थी जी? करते हैं कि नहीं करते हैं? कीजिएगा तो लाभ जरूर होगा, नहीं कीजिएगा तो हानि भी नहीं होगा, ठीक है? तो क्लास को पूरा कीजिएगा, क्लास को पूरा कीजिएगा तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जिसके आधार पे आप भी साइंस को कहानी की तरह, साइंस को पूरे स्टोरी की तरह अपने दिमाग में सेट रखिएगा। नींद में भी रहिएगा तो हर एक टॉपिक को बोलने का काम कीजिएगा, समझने और समझाने का भी काम कीजिएगा। तो इसलिए तमाम टॉपिक को
बारीकी से देखना है। क्लियर? और उसके बाद भी कोई समस्या हो तो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी आपके साथ खड़ा है। अपना समस्या जरूर शेयर करें। क्लियर? चलिए आइए तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा। मुख गुहा मतलब ये जो मुख है ना, ये मुंह हुआ, मुंह को हम लोग बोलते हैं मुख। जैसे मुंह को खोलते हैं तो गुफा की तरह दिखता है ना, जैसे मुंह खोलते हैं तो गुफा की तरह दिखता है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? मुख गुहा। क्या नाम है? मुख गुहा। क्या नाम है? मुख गुहा। मनुष्य के मुख गुहा। मुख गुहा कहने का मतलब समझ में आया? जैसे ही मुंह खोलते हैं, मुंह को हम लोग बोलते हैं मुख, और जैसे ही आप मुंह को खोलिएगा तो एक गुफा दिखेगा, मतलब अंदर की तरफ गुफा इसी तरह रहता है। जैसे मुंह खोलते हैं तो गुफा में इसी तरह रहता है, इसलिए इसका नाम है मुख गुहा। तो कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम लिखे। उनके नाम लिखे। तो अब देखिए, कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी। कितना जोड़ी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका यहीं से आएगा, पूछ देगा कि मनुष्य के मुख गुहा में या मनुष्य के मुंह में, मनुष्य के मुख गुहा में या मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, तो उसका नाम पूछ रहा है। उससे क्या पूछ रहा है? नाम पूछ रहा है। तो पहला नाम क्या है? पैरोटीड ग्रंथि। क्या नाम है? पैरोटीड ग्रंथि। पहला नाम क्या है? पैरोटीड ग्रंथि। 2 बार 3 बार बोलिएगा तो आप भी नाम सीख जाइएगा। 2 बार 3 बार बोलिएगा तो आप भी नाम सीख जाइएगा। थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग सीख जरूर जाइएगा। तो पहला हमारा क्या है? मनुष्य के क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी यानी कि 3 पेयर्स लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनका नाम बताना है। यहां से आपका प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आएंगे। किस प्रश्न के रूप में आएंगे? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आएंगे। तो देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला क्या है? पैरोटीड। पैरोटीड ग्रंथि। क्या है? पैरोटीड ग्रंथि। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। क्या है? सब मैंडिबुलर ग्रंथि। और तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि। ये तीनों जो है यहाँ पाया जाता है, यहाँ और यहाँ पाया जाता है। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्लैंड पाया जाता है। इसी ग्लैंड से क्या निकलता है? रस निकलता है, जो भोजन में मिल जाता है और भोजन को पचाने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी भोजन आप खाते हैं तो उसको चबा के खाइए, निगलना नहीं है। भोजन को जितना चबाइएगा उसके साथ जितना उसका जो लार होगा, जो इस लार ग्रंथि से निकलता है, वो जो लार होगा जितना पूर्ण तरीका से, जितना कंप्लीट तरीका से उस भोजन में मिक्स होगा, भोजन का स्वाद और बढ़ जाएगा। भोजन का स्वाद और बढ़ जाएगा। अगर ये जो ग्रंथि दिख रहा है, ये ग्रंथि काम करना बंद कर दे तो भोजन हम लोग पचा नहीं पाएंगे। हम लोग का जो मुंह है ना, वो मुंह में छाला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? छाला पड़ जाएगा। तो ये तीनों ग्लैंड का बहुत अहम भूमिका है हमारे मुंह में। तीनों ग्लैंड का अहम भूमिका है हमारे मुंह में। तो इससे जो भी रस निकलते हैं, जिस ग्लैंड से जो रस निकलते हैं, वो भोजन में मिक्स होता है और भोजन को मुलायम करता है। भोजन को मुलायम करता है। भोजन क्या करता है? मुलायम करता है, ताकि भोजन जो है हमारे मुख गुहा से होते हुए भोजन नली के माध्यम से कहां जाए? अमाशय में जाए। कहां जाए? अमाशय में जाए। जैसा कि अभी आपको बताइए, ये रहा, ये जो आपको दिख रहा है, यहां देखने का काम कीजिएगा। अभी आपको क्या बोले हैं? जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उस भोजन को मुलायम करने का काम यही ग्लैंड सब करता है। इससे जो रस निकलता है वो भोजन में मिक्स हो जाता है और हमारे भोजन को टेस्ट बढ़ाने का भी काम करता है। हाँ देखिएगा, इसलिए जब रोटी को आप देर तक चबाइएगा, चावल को देर तक चबाइएगा तो अब मीठा लगेगा। क्या लगेगा? मीठा लगेगा। वो भोजन मुलायम हो जाता है, लुगदी के रूप में तैयार हो जाता है, पूरा सॉफ्ट हो जाता है, ताकि ये भोजन का ये जो मुख गुहा है, ये जो मुख गुहा है, यहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको लंबा सा पाइप सा, इस पाइप से होते हुए कहाँ आता है? अमाशय में आता है। कहाँ आता है? अमाशय में आता है। तो इसी पाइप को हम लोग कहते हैं भोजन नली। इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन नली। या इसका दूसरा नाम है फूड पाइप। दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप।
या इसको इसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। इसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? इसोफेगस। क्या नाम है? इस भोजन नली के माध्यम से। तो याद रखिएगा, भोजन हम जब ग्रहण करते हैं तो जो भोजन नली है उसको इसोफेगस बोलते हैं। उस फूड पाइप से होते हुए कहाँ आता है? अमाशय में आता है। तो प्रश्न यहां से भी आ सकता है कि जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वह मुख से अमाशय तक किसके माध्यम से जाता है? तो ऑप्शन में रहेगा भोजन नली, फूड पाइप। तो आप लोग देख लिए क्या होगा? भोजन नली होगा, या फूड पाइप होगा, या इसोफेगस होगा। ये तीन एक एक अन्य नाम है। तो ये याद रखने का काम कीजिएगा, जहां से आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे, और अगर सपोज दैट कि ये जो एंजाइम है जो निकला, जो जो ग्रंथि से निकलता है, वो अगर ना निकले तो क्या होगा? वो अगर ना निकले तो क्या होगा? तो वो ना निकलेगा तो भी समस्या उत्पन्न होगा। क्या समस्या उत्पन्न होगा? तो सुनिए एक बार कहानी थोड़ा सा ध्यान से, मेरे बातों को सुनिएगा, ये तमाम चीज क्लियर हो जाएगा। कहा जाता है जो हम लोगों के मुंह में जो होता है इसको हम लोग कहते हैं थूक। कहते हैं ना, ये थूक नहीं, ये अमृत है। ये थूक नहीं, क्या है? अमृत है। अगर ये थूक निकलना बंद हो जाए तो आपके मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू हो जाएगा? दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। देखते होइएगा, जब आप रात को सोते हैं, जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो क्या आपके मुंह से बदबू आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि रात भर आपका मुंह शांत था, बंद था। तो ये सब ग्लैंड है। जब आप बोलते हैं तब जब आपका मुंह खुला रहता है, यानी कि बोलने का काम करते हैं, उसी समय ये एक्टिव होता है। और जब मुंह बंद कर लेते हैं तो ये सब एक्टिव नहीं रहता है, इससे रस नहीं निकलता है, जिस वजह से हमारे मुंह से सुबह जब उठते हैं तो दुर्गंध आते रहता है, बदबू करते रहता है, क्योंकि रात भर थूक नहीं आया है। जिसके कारण जैसे फिर उसके बाद हम लोग ब्रश करते हैं तो फिर हम लोग हल्का सा रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं। तो ये थूक जो है, ये थूक अमृत है। तो क्या है? अमृत है। ये थूक नहीं होगा तो हमारा मुंह में छाला पड़ जाएगा, हम लोग भोजन को खा नहीं पाएंगे, भोजन को चबा नहीं पाएंगे, मुंह में पूरा एकदम छाला पड़ जाएगा, जिससे भोजन हमारे आमाशय में भी नहीं जा पाएगा। क्योंकि ये जो फूड पाइप हम लोग देखे हैं, अभी हम लोग ये फूड पाइप देखे हैं, ये फूड पाइप मांस की बनी होती है। जब तक भोजन को हम लोग लई के रूप में नहीं तैयार करेंगे तो वो निगलाएगा नहीं, निगलाएगा। इसीलिए इसका होना क्या है? बहुत जरूरी है। तो ये थूक थूक नहीं है, क्या है? अमृत है। क्या है? अमृत है। इसको ऐसे ही आसान भाषा में, हल्के में नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो याद रखिएगा, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल, ये तीन जोड़ी ग्रंथि होता है जो मनुष्य के मुख गुहा में पाया जाता है। ये नहीं होगा तो हमारा हमारा जो मुंह है उससे हमेशा बदबू आएगा, दुर्गंध आएगा। हम लोग खाना को पचा नहीं पाएंगे, खाना को अंदर निगल नहीं पाएंगे। यही है जो हम खाना को निगल पाते हैं, क्योंकि हमारा भोजन जो है लेई के रूप में तैयार हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिसकी वजह से वो भोजन नली के माध्यम से आसानी से चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका बहुत आसान है। प्रश्न है, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? यहां से वस्तु प्रश्न आपका आ सकता है कि मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है। एकदम आसान आसान प्रश्न है, और आसान और सरल भाषा में हम लोग सीखने का काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, आपको साइंस में ये सब जो शब्द है ये सब यूं याद हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तब। मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का अमाशय तीन भागों में बटा होता है। पहला भाग क्या है हमारा? पहला भाग क्या है? कार्डियक। क्या है? कार्डियक। पहला भाग हमारा क्या है? कार्डियक। फर्स्ट भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। पहला भाग हमारा क्या है? कार्डियक है। दूसरा जो है फुंडिक है। क्या है? फुंडिक है। और तीसरा क्या है? पाइलोडिक है। तीसरा भाग क्या है हमारा? पाइलोडिक है। अब हम लोग यहां दर्द देखने का काम करेंगे। कह रहा मनुष्य का आमाशय कितने भाग में बटा होता है? तो याद रखिएगा तीन भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन भाग है? तो कार्डियक है, कुंडिक है और पाइलोडिक भाग है। ये तीन भागों में जो हमारा ये आमाशय आपको दिख रहा है ये बटा हुआ होता है। ये बीच वाला जो भाग होता है फुंडिक होता है, यहाँ वाला भाग जो होता है पाइलोडिक होता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है क्या होता है? कार्डियक होता है। तो पहले आमाशय में भोजन जब आता है तो पहले वो कार्डियक में प्रवेश करता है, फिर फुंडिक में, फिर पाइलोडिक में। तो बस इतना याद रखिएगा कि आमाशय को तीन भागों में बांटा गया है।
प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। यहां से सीधे आपको प्रश्न आ जाएगा। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर और एक फीट में लगभग 21 फीट होती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये आप जो दिख रहा है आपका छोटी आंत, इसमें कौन है, ये जो आपको दिख रहा है यही हमारा क्या है, छोटी आंत है। क्या है, यही हमारा क्या है, ये सब जो दिख रहा है आपका, ये जो आपको भाग दिख रहा है यही हमारा क्या है, छोटी आंत है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत नाम से ही छोटी है, लेकिन यह छोटी होती नहीं है, छोटी होती नहीं है। जब आप लोग देखते होइएगा बकरी वकरी जो काटने वाला होता है, हाँ, वो जो लंबा खींचता रहता है, लंबा सा खींचता रहता है ना, वही छोटी आंत, तो बहुत लंबा होता है, तो यही छोटी आंत है। ये सिर्फ नाम इसका छोटी है, लेकिन काम इसका छोटी वाला नहीं है, काम बहुत बड़ा है। ना कहता है देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है इस छोटी आंत का, वही हाल है इस छोटी आंत का। इसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले भोजन कहाँ आया होगा, अमाशय में आया होगा। कहाँ आया होगा, अमाशय में आया होगा। अमाशय हमारा 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। उसके बाद जो है पाइलोरिक से होते हुए भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। फिर छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है। उसके बाद ये छोटी आंत की लंबाई पूछ सकता है एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, तो कितना होता है, 6.5 मीटर होता है। और फीट बोले तो 21 फीट होता है। फीट बोले तो 21 फीट होता है। अब भोजन छोटी आंत के बाद जो है भोजन कहां प्रवेश करता है, बड़ी आंत में करता है। कहां प्रवेश करता है, बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हुआ, बड़ी आंत हुआ। ये क्या हुआ, बड़ी आंत हुआ। यहाँ भोजन का अंतिम रूप से पानी का भी पाचन हो जाता है। इस बड़ी आंत में अंतिम रूप से पानी तक का अवशोषण हो जाता है। पानी तक का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और बाद में जो भी पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, पानी, जल, इन तमाम चीज का अवशोषण यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो कचरा होता है, जो मल होता है, वो हमारा शरीर यहाँ इस भाग से होकर क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, एक्सक्रिएट कर देता है। क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, उत्सर्जन। यहाँ से क्या जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। इस प्रकार भोजन हमारे मुख से आता है और 5 से 6 घंटा के अंदर में भोजन का पाचन खत्म, और फिर वो हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाता है, बाहर चला जाता है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग सीख गए होगा कि मुख गुहा क्या होता है, भोजन नली क्या होता है, इसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप क्या होता है, अमाशय क्या होता है, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन भाग है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। उसके बाद हम लोग क्या देखें, छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है। लगभग इन तमाम अंग को हम लोग पहचानने का भी काम किए हैं फिगर के माध्यम से। आपका ये मत देखिए कि सिर्फ आपका टॉपिक ही कवर हो रहा है, बल्कि आप जिस टॉपिक के साथ जो फोटो अटैच देख रहे हैं, उस फोटो के माध्यम से वो तमाम चीज आपके दिमाग में भी सेट हो रहा होगा। आपके दिमाग में भी उसका छवि बन गया होगा, उसका छवि बन गया होगा, जो आपको समझने में एकदम आसान रास्तों के माध्यम से वो आपके दिमागों में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसीलिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी देखिए आपके लिए कम समय में ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी लाया है, कि आप फोटो को ध्यान में रख के भी बातें को लिख सकते हैं। फोटो को ध्यान में रख के भी बातों को लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फोटो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे मस्तिष्क में एक छाप छोड़ता है, जिससे बहुत सारे चीजों को हम लोग आसान शब्दों में अपने दिमाग में लंबे समय तक रख सकते हैं। तो अब हम लोग लगभग बहुत सारे अंग को पहचान चुके हैं, कौन अंग क्या होता है, कैसे उसका काम होता है, उस तमाम अंग को हम लोग क्या कर चुके हैं, पहचान चुके हैं। इसमें कोई समस्या है तो आप लोग बताएं। और इतना आसान शब्दों में समझाने के बाद भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा इस टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और कमजोर से कमजोर छात्र शर्माए नहीं,
जो भी आपके अंदर समस्या है, मैं आपका मित्र हूं। जो भी आए, एक मित्र अपने मित्र से अपनी दिल की सारी बातें, सारी राज खोल के रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप हमें अपना मित्र समझिए और तमाम बात जो आपके साथ समस्या हो रहा है पढ़ने में, साइंस को समझने में, उस चीज को बेहिचक बेझिझक आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताएं। जब तक आप अपना दर्द नहीं बताइएगा, जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा, उसको हम हल कैसे करेंगे। तो अगर आप सच्चा मित्र मानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कहां पे आपको परेशानी हो रहा है। और वैसे मित्र जो हमारे बहुत कमजोर है, तो उनको लग रहा है कि बाप रे मैट्रिक एग्जाम को हम कैसे पास करेंगे, वो अवश्य उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि जो तेज धार है उसको सब तेज कर देता है। लेकिन टीच एक्स्ट्रा एकेडमी का ये मकसद नहीं है। टीच एक्स्ट्रा एकेडमी का मकसद ये है कि जो कमजोर छात्र हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जिनको छोटा छोटा शब्द समझ में नहीं आता है, वो स्टूडेंट जरूर बताएं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है, क्या है, जरूर बताएं, अवश्य बताएं, ताकि आप लोग के प्रॉब्लम के साथ हम लोग उसका सॉल्यूशन भी लेकर के आए। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे अंक को हम लोग आज नाम जानने का काम किया, उसको देखने का काम किया, उसको समझने का काम किया, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहा आपके स्क्रीन पे। अभी हम लोग पढ़े हैं अमाशय के भाग। अब है आंत के 3 भागों में छोटी आंत का 3 भाग होता है। हम लोग अमाशय का 3 भाग पढ़े हैं, छोटी आंत का 3 भाग पढ़े हैं, और उसके बाद मुख गुहा में कितना जोड़ी ग्लैंड होता है वहां पर, वहां भी 3 जोड़ी। हर जगह क्या है, 3-3 है, हर जगह क्या है, 3-3 है। तो यहाँ पे आप जो फिगर देख पा रहे हैं यह किसका है, फिगर है। तो ये बताने की जरूरत हमें शायद नहीं होगा अगर आप लोग अभी तक जुड़े हैं इस क्लास में तब। तो इस ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर किस चीज का है, छोटी आंत का है। किस चीज का है, छोटी आंत का है। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, ये किसका है, छोटी आंत का है, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, जिसका लंबाई कितना होता है, 6.5 मीटर होता है। ये एग्जाम में आ सकता है, कहीं कहीं 7 मीटर भी दिया रहता है। ठीक है, तो अगर 6.5 नहीं है, अगर ऑप्शन में 7 है तो उसको अवश्य टिक कीजिएगा। कह रहा छोटी आंत क्या है, तो छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग, छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। और अभी तक जो भी पढ़े हैं हम लोग, हर चीज का 3 भाग पढ़े हैं। हर चीज का कितना भाग पढ़े हैं, 3 भाग पढ़े हैं। तो छोटी आंत का भी कितना भाग है, 3 भाग है। छोटी आंत का भी कितना भाग है, 3 भाग है। और वो भाग कौन कौन है, तो देखिए हम लोग आइए नाम जानने का काम करते हैं। ड्यूडेनम, क्या है, ड्यूडेनम। इसको पहला भाग को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। छोटी आंत का जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। अमाशय से जैसी भोजन एंट्री करता है छोटी आंत में, तो पहला पार्ट जो यहाँ पे है उसका नाम क्या है, ड्यूडेनम। क्या नाम है, ड्यूडेनम। एक दो बार उच्चारण कीजिएगा तो आप लोग बोलना सीख जाइएगा। ड्यूडेनम, क्या नाम है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। अमाशय से जैसी छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वो पहले कहाँ आएगा, ड्यूडेनम के पास आएगा। कहाँ आएगा, ड्यूडेनम के पास आएगा। और जैसे ही ड्यूडेनम के पास चला आएगा तो उसके बाद हमारा सेकेंड भाग क्या है, जेजूनम। क्या है, जेजूनम। ये देखिए ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, जेजूनम वाला भाग है। कौन सा भाग है, जेजूनम वाला भाग है। ठीक है, और तीसरा है इलियम। तीसरा क्या होता है, इलियम। जब छोटी आंत को काटिएगा, जब छोटी, सॉरी काटिएगा कहें मतलब जब उसके अंदर की संरचना को देखिएगा, छोटी आंत की, ये तो जो आप फिगर देख रहे हैं ये ऊपर से देख रहे हैं ना, लेकिन जब उसके अंदर की संरचना को देखिएगा तो उस पे उंगली नुमा ऐसे टाइप के, इसी टाइप क्या होता है, संरचना होता है। इसी को हम लोग इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। उंगली नुमा संरचना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो पहला भाग क्या हो गया, डेडूनम। क्या नाम हो गया, ड्यूडेनम, जिसको हम हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। ड्यूडेनम बोलिए या ग्रहणी बोलिए। और दूसरा भाग क्या है, जेजूनम। क्या है, जेजूनम। और तीसरा भाग क्या है, इलियम। ये इसमें उंगली नुमा संरचना होता है। कैसा संरचना होता है, उंगली नुमा, उंगली के जैसा संरचना होता है। इसमें एनर्जी सब फंसता जाता है, ऊर्जा जो भी हम प्राप्त किए रहते हैं पोषक तत्व के रूप में, वो फंसता जाता है, इस शेप में होता है। ये हुआ हमारा इलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, ये तमाम चीज याद रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने अमाशय के भाग को पढ़ने का काम किया, छोटी आंत के भाग को पढ़ने का काम किया। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक टीच एक्स्ट्रा एकेडमी।
ये जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, दिस इज नॉट लास्ट, ये लास्ट नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारा टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में देखने का काम करेंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी जी को अगर समस्या है तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी हम सरल शब्दों में बताने का काम किए हैं, आप लोग भी उसके साथ तन मन धन से जुड़े होइएगा और समझने का प्रयास किए होइएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको समझने में परेशानी है, उसके बावजूद भी आपको समझने में परेशानी है, कोई कठिनाई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी। ये जो 10th वर्ग 10वीं का पढ़ाई जो हो रहा है, ऑल सब्जेक्ट बाय स्पेशल टीचर, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है। हाँ, वो तमाम टीचर आपको 2026 में जो आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है, ये सॉरी फरवरी में होने वाला है, उसके लिए हर एक टीचर अपना स्पेशल सब्जेक्ट फॉर स्पेशल टीचर डिजाइन किया गया है, जो आपके हर एक सब्जेक्ट को सरल से सरल भाषा में पढ़ाने का काम करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर खोलिएगा और वहां से टीच एक्स्ट्रा एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद आपको वहां पे हर एक क्लास का शेड्यूल प्रॉपर तरीका से बना हुआ है, जहां पे आप लोग देखने का, सीखने का, पढ़ने का काम कीजिएगा। ऐसे अभी हर एक वीडियो आपके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी चैनल पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग देखने का काम कर सकते हैं। कोई अगर समस्या हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे 8789666040। कोई भी समस्या हो कि हाँ सर हमको यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टॉपिक में ये दिक्कत है, तो आप लोग यहाँ पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टीच एक्स्ट्रा, फेसबुक पेज टीच एक्स्ट्रा, टेलीग्राम चैनल टीच एक्स्ट्रा, इस सब नाम से हमारा चैनल है, जिसपे आप लोग जाके भी पढ़ने का और बहुत सारी चीज सीखने का काम कर सकते हैं। थैंक यू। अब तक क्लास में कोई भी अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई जोश, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।